Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In the previous class, we were studying about the chapter number 9, Force and Laws of Motion, and this chapter is already completed. Now in this video, we will start our chapter number 3, Atoms and Molecules from the class 9th subject Science. Now the chapter is chapter number 3, Atoms and Molecules. If we're talking about the ancient time, the philosophers were there. जो philosophers वहाँ पर मौजूद थे, they are always wanted to know about the unseen form of matter. जो मैटर हमारे पास मौजूद है और मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया अपने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में भी पढ़ लिया. मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका अपने आप में मास है और इसका जो स्थान घेरता है उसको मैटर के तौर पर कंसीडर किया जाता है. उस समय के जो साइंटिस्ट थे और जो फिलोसफर्स थे, उन सभी के अंदर ये इच्छा रहती थी, जानने की इच्छा रहती थी कि ये मैटर अपने आप में है क्या. डिविजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे लगभग 500 BC बिफोर क्राइस्ट, 500 बिफोर क्राइस्ट, इंडियन फिलोसफर्स हुए महर्षि कन्नड़. एक फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, which who postulated that if we go on dividing matter, अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएं, then we shall get a smaller and smaller particles. तब हमें कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने लगेंगे. अल्टीमेटली a time will arrive, वहीं पर एक समय ऐसा आएगा, then that particle, that smaller particles will not be further divided into more smaller particle. एक ऐसा समय आ जाएगा कि जो पार्टिकल हमने एक मैटर को डिवाइड करने के बाद बनाया था, वो पार्टिकल अपने आप में और ज़्यादा छोटे पार्टिकल की फॉर्म में डिवाइड होना बंद हो जाएगा. He named these particles परमाणु. जब उन्होंने ये सब देखा कि एक छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको और छोटे पार्टिकल की फॉर्म में डिवाइड नहीं हो सकता, महर्षि कन्नड़ ने उनको उसका नाम दे दिया परमाणु, कि भाई ये परम अणु है, यानी कि परमाणु है, इससे ज़्यादा छोटा पार्टिकल कोई अपने आप में नहीं हो सकता. उसके बाद सम अनदर फिलोसफर्स केम, और भी फिलोसफर्स आए, लाइक पकुदा कात्यायमा elaborated this doctrine and said these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. उन्होंने फिर जो भी उन्होंने महर्षि कन्नड़ ने पहले बताया था उसको पूरी तरीके से स्टडी किया, पढ़ा, उसके बारे में जाना और कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और मैटर बनाते हैं. ये जो पार्टिकल जिसके बारे में महर्षि कन्नड़ ने हमें बताया कि दैट इज द पार्टिकल विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच विल नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर. ये अपने आप में सबसे छोटा पार्टिकल है और इस पार्टिकल को और ज़्यादा छोटे पार्टिकल की फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता. वहीं उसी को उन्होंने जब कात्यायमा आए, पकुदा कात्यायमा आए, उन्होंने कहा कि हाँ ये पार्टिकल है, लेकिन ये अपने आप में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच कंबाइंड टू फॉर्म मैटर, जिसके मिलने के कारण जब आपस में ये मिलते हैं तो उसके द्वारा मैटर बनता है. उसी समय के कुछ ग्रीक फिलोसफर्स भी थे, जैसे कि डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस. They suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided
एक कंडीशन, एक मैटर को डिवाइड करते करते एक समय ऐसा आता है कि फिर वो पार्टिकल अपने आप में और ज़्यादा छोटी फॉर्म में डिवाइड नहीं होता। डेमोक्रेट्स ने उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम्स के नाम दे दिया। जिन पार्टिकल्स को महर्षि गणन ने नाम दिया था परमाणु का, उन्हीं पार्टिकल्स, उसी तरीके के पार्टिकल्स को या उन्हीं पार्टिकल्स को डेमोक्रेट्स नेम्ड एज एटम। डेमोक्रेट्स ने उसी को नाम दे दिया एटम का। An atom is the smallest particle which cannot be further divided. और डेफिनेशन के तौर पर अगर कहा जाए एटम्स के बारे में, then atoms are those particles which cannot be further divided, जिसको और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता। But all were the philosophical consideration, not were the experimental work. कोई ये एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था। जितने भी लोग थे वो सब अपने आप में फिलोसफर्स थे। उन्होंने जो अपने आप में जो उनके दिमाग में जो चीज़ें आई, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने केवल अपने दिमाग की जो उनके दिमाग में चीज़ें आई थी उनको हमारे सामने रखा है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट उस समय उनके पास मौजूद अपने आप में नहीं था। और आफ्टर द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अब जैसे जैसे समय बढ़ा, 18th सेंचुरी अपने आप में खत्म हुई, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में जो भी डिफरेंस थे उनके बारे में पता लगाया, एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइंड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। और साथ साथ उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइंड होते हैं, क्यों कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद ये किस क्या बना लेते हैं। ये भी उन्होंने वहाँ पर खोज करना शुरू कर दिया। एंटोनी लावॉइजर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. इसी क्रम में एंटोनी लावॉइजर आए, उन्होंने अपने जितनी सोच थी उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने दो नियम दिए, जिन लॉज को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के तौर पर जाना जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल combination which is given by Anthony L. Lavoisier. Law of chemical combination. कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लावॉइजर थे उन्होंने ये जो दो नियम दिए थे, और लावॉइजर के साथ एक और साइंटिस्ट मौजूद थे जिनका नाम था जोसेफ प्रीस्ट। जोसेफ प्रीस्ट और लावॉइजर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे उसको समझाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहला जो उन्होंने सब एक लॉ दिया था, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। इनको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है, एक्टिविटी नंबर 3.1। इस एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म करें और परफॉर्म करने के बाद अगर इस लॉ को समझने की कोशिश करें, then we can understand that according to the law of conservation of mass, mass neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction. When we perform any chemical reaction, in that chemical reaction, the mass of a substance in the reactant side and the mass of the substance in the product side is always remain constant. It neither be created and nor be destroyed. वो अपने आप में ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। It always change from one form to the another
ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है। मास की बात कर रहे हैं, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। दैट ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। कहने के क्या मतलब है कि जितना मास किसी सब्सटेंस का, मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हमने कराया और जो रिएक्शन हमारा था ये मान लेते हैं कि व्हेन सोडियम इज रिएक्ट विद द क्लोरीन दैट विल फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड, या इस तरीके से रिएक्शन होता है ये। when NaOH will react with the sodium chloride will form NaCl plus water molecule। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। in this type of reaction the mass of the sodium in the reactant side, ये जो साइड है यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पर जानी जाती है और ये जो साइड है यहाँ पर प्रोडक्ट के तौर पर जानी जाती है। जो जिन चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और मिलाने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होती है, राइट हैंड साइड हमारी प्रोडक्ट होती है। इन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड द मास ऑफ द सोडियम रिमेन कांस्टेंट, इट विल नेवर चेंज। ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जितना सोडियम का मास इधर होना है उतना ही सोडियम का मास इधर भी होगा, जितना हाइड्रोजन इधर होना है उतना ही हाइड्रोजन इधर भी होगा, जितना ऑक्सीजन का मास इधर होगा उतना ही इधर होगा, क्लोरीन इतना हो जिधर होगा उतना ही इधर होगा। अगर ये ऐसा होता है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और हमेशा रिएक्शन ऑलवेज फॉलो दिस लॉ। एक रिएक्शन जो होगा वो हमेशा इस लॉ को फॉलो करेगा। That's why we will balance the chemical equation to follow the law of conservation of mass। इसलिए कोई भी रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उस बैलेंस को करने का मतलब यही होता है कि जो हमारा ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये फॉलो कर सके। लेफ्ट हैंड साइड में जितना है मास है उतना ही राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द दिस मास इट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना ही उत्पन्न करा सकते हैं ना ही खत्म करा सकते हैं, हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक्टिविटी नंबर 3.1 से भी आप यही जानेंगे। ये एक्टिविटी भी आपको यही बताएगी कि किस तरीके से जो चीज़ें हमने मिलाई थी वहाँ पर मौजूद मास और जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें मौजूद मास जो है किसी भी सब्सटेंस का वो अपने आप में क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इसके आगे की बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो।